वेलकम बैक। स्टेट बैंक ने शरह सूद 320 पॉइंट्स बढ़ाकर 20% कर दी। नई मॉनेटरी पॉलिसी में रवां साल महंगाई की औसत शरह 27 से 29% तक रहने का इम्कान। शरह सूद में 3% इजाफा। स्टेट बैंक ने मुल्क में शरह सूद 20% करने का ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी में कहा गया कि इक्तिसादी पॉलिसियों बैरूनी हालात ने कलील मुद्दती महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ा है। फरवरी 2023 में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 31.5% है। हालिया मालियाती एडजस्टमेंट और शरह मुबादला में कमी की वजह से अफराते ज़र में मजीद इजाफा हुआ है। ज़री पॉलिसी के मुताबिक आइंदा चंद माह के दौरान महंगाई में मजीद इजाफा होगा, लेकिन उसके बाद इसमें बदतदरीज कमी वाक़ई होगी। रवां साल महंगाई की औसत शरह 27 से 29% होगी, जबकि नवंबर 2022 में महंगाई का अंदाजा 21 से 23% लगाया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आइंदा इजलास 4 अप्रैल 2023 को होगा। और डॉलर की ऊंची छलांग, रुपया पकड़ने में नाकाम। अमरीकी करेंसी यकमुश्त 285 रुपए 9 पैसे की तारीखी सतह पर जा पहुंची। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 288 रुपए है। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 9 पैसे की तारीखी सतह पर जा पहुंचा। 1 मार्च को इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी का रेट 266 रुपए 11 पैसे था। ओपन मार्केट में भी रुपए को भी तारीखी बेकदरी का सामना रहा। डॉलर ने लंबी छलांगे लगाईं। यकमुश्त 14 रुपए के इजाफे से डॉलर 288 रुपए पर बंद हुआ। माशी आदादोशुमार के माहिरीन इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे और रुपए की बेकदरी से ना थमने वाले महंगाई का तूफान आएगा, जिससे मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। विफाकी वजीर खजाना ने मुल्क डिफॉल्ट होने की खबरों को बदनीयती पर मबनी अफवाहें करार दे दिया। इसहाक डार कहते हैं इक्तिसादी अशारिये दुरुस्त सम्त में बढ़ रहे हैं। आइंदा हफ्ते तक IMF के साथ मुआहदे पर दस्तखत होने की तवक्को है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डॉलर के बढ़ते दाम, महंगाई में होशरुबा इजाफा, मुल्क दिवालिया होने की खबरें सामने आई तो वफाकी वजीर खजाना भी गम ठोकर मैदान में आ गए। इसहाक डार ने ट्वीट में मुल्क डिफॉल्ट होने की खबरों को मुल्क मुखालिफ अनासिर की जानिब से बदनीयती पर मबनी अफवाहें करार दे दिया। उन्होंने लिखा, तमाम बैरूनी वाजिबात वक्त पर अदा करने के बावजूद 4 हफ्ते पहले के मुकाबले में $1 अरब ज्यादा हैं। गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों ने भी पाकिस्तान को सहूलियात देना शुरू कर दी हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, तमाम इक्तिसादी इशारिये आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं। अगले हफ्ते तक IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुआहदे पर दस्तखत करने की तवक्को है। और डॉलर की कीमत में होशरुबा इजाफा, रुपए की तारीखी बेकदरी। माहिरीन माशियात ने खबरदार करते हुए कहा है कि इससे महंगाई का नया तूफान पैदा होने का खदशा है। कंटिन्यूअसली रूपी शेड हो रहा है और डॉलर जो है वो हाई जंप्स लिए चला जा रहा है। आज की जंप हिस्टोरिकली बहुत बड़ी जंप है। 290 रुपीस पे डॉलर खड़ा है और ये एक हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा वैल्यू है जो कि लॉस ऑफ रुपी का सामने आया है। इसकी मेन वजह यह है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है और कहीं पे कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, इकोनॉमिक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो करेंसी की पैरिटीज इसी तरह बिगड़ेंगी। दूसरी बड़ी सूरत हाल ये है कि इंपोर्टर्स जो हैं वो पैनिक में जाकर डॉलर्स बहुत ज्यादा परचेज कर रहे हैं ओपन मार्केट से, और इसके साथ साथ एक्सपोर्टर्स होर्डिंग करते चले जा रहे हैं इस ख्वाहिश में कि किसी तरह का एक अच्छा एक्सचेंज रेट उनको मिल जाए। फिर IMF के डायरेक्टिव्स भी ओपन मार्केट के हैं। ये सारी चीजें मिलकर के डॉलर को बढ़ावा दे रही हैं और रूपी को इसकी गिरावट की तरफ लेकर चली आ रही है। आज की जो जंप है वो हिस्टोरिक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा रेट देखने में नहीं आया। आज की डॉलर की वजह से जो है मेरे ख्याल में ये मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा है और मेरी जिंदगी में भी सबसे बड़ा इतना इजाफा एकदम हमने कभी नहीं देखा है। इससे एक तो ये है कि कारोबार में जो है तातल पैदा हो जाता है। कारोबारी तबका ये एक बात करता है कि माल बेचूं किस रेट में और खरीदूंगा किस रेट से। इसकी वजह से एक तो मार्केट में जो चीजें हैं उनकी शॉर्टेज पैदा होती है और चूंकि असल मसला डिमांड और सप्लाई का होता है, शॉर्टेज के हो जाने से भी चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। ये तो कारोबारी तबके का है। जो आम आदमी है उसको तो बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा कि अगर फर्निश आइटम है या रॉ मटेरियल आता है और ज्यादातर रॉ मटेरियल बाहर से आता है तो रॉ मटेरियल जो है वो डॉलर से आता है। जब वो डॉलर से आता है तो रॉ मटेरियल बढ़ता है, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ जाती हैं और कीमतें बढ़ने के साथ साथ जब कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उस पर टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि टैक्सेस परसेंटेज के हिसाब से होते हैं। बात करें महंगाई की तो पाकिस्तान में महंगाई 75 साल की तारीखी सतह पर पहुंच गई। इसमें
5% इजाफा हुआ। रुपए की बेकदरी पर पीटीआई क़यादत का इजहार तशवीश। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम हुकूमत की तब्दीली की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। कोले खाती मईशत और महंगाई पर पीटीआई क़यादत ने हुकूमत पर खूब तनकीद की। चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि 11 माह में डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। पीडीएम की 11 माह की हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। रुपए की बेकदरी के बायस कर्जा बढ़ गया। 11 माह में रुपए में 62% कमी हुई। मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। साबिक वजीर खजाना हमाद अजहर का कहना है कि मौजूदा हुक्मरानों से मईशत नहीं संभल रही। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा छुट्टी पर हैं। रेटिंग सीएए मनफी है। कभी हमारी रेटिंग इतनी कम नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम रही। रेटिंग बैनुल अक़वामी इदारों ने की है वो CAA नेगेटिव है। ये इतनी कम रेटिंग पहले नहीं हुई हमारी। ये वो रेटिंग है जो डिफॉल्ट से करीब ममालिक की होती है। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि आज मईशत के हिसाब से स्याह दिन है। इमरान खान को हटाने वालों ने मईशत को डबोया। हुकूमत का प्लान है कि मुल्क को डिफॉल्ट करवाएं ताकि इलेक्शन मुलतवी कराए जाएं। ऐसी कौन सी चीज की थी इमरान खान साहब ने, कौन से उनके ऊपर कोई करप्शन का स्कैंडल था या कौन सा गलत काम किया था जिसकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया? अली जैदी ने खबरदार करते हुए कहा कि मुल्क में पेट्रोल और खाने की अशिया पर फसादात का खदशा बढ़ता जा रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं उंगली वो बेशर्म उठा रहा है जिसने 4 साल अपने हाथों से पाकिस्तान की मईशत को आग लगाई, आईनी और सियासी अदम इस्तेहकाम मचाया। अपने एक ट्वीट में उनका कहना था कि 2016 में इमरानी मंसूबे का आगाज मुल्क के खिलाफ साजिश की शुरुआत थी। 6.2% पर तरक्की करती मईशत, 3% की महंगाई की शरह, बेरोजगारी यहाँ न पहुंचती। वफाकी वजीर इत्तलात ने मुस्लिम लीग नून के साबका दौरे हुकूमत, पीटीआई के 4 साला दौर और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के 10 माह की इक्तिसादी अशारियों का मवाजना भी किया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि नाअहलों की बारात में मुल्क की मईशत का जनाजा निकला है। पीटीआई हुकूमत की नाअहली से तारीखी महंगाई हुई। इमरान खान को किसी दूसरे मुल्क से सपोर्ट मिल रही थी। इमरान खान ने अदालतों और इदारों के खिलाफ साजिश शुरू की। इमरान खान सोची समझी साजिश के तहत मुल्क को इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की, जिसमें कौमी सलामती और अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में खिते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। केपी और पंजाब असम्बलियों के आम इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन के आला सतही इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट, वजारत खजाना और दाखिला को मुरासले भेजेगा। सज्जाद काज़मी की रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम बैठक। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत कानूनी टीम की शिरकत। डीजी लॉ विंग मोहम्मद अरशद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन ने केपी इंतखाबात के लिए गवर्नर केपी के, जबकि पंजाब इंतखाबात के लिए सदर से मुशावरत का हतमी फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइंदा 2 दिनों में सदर को मुशावरत और गवर्नर केपी के को पोल डे से मुतालिक लिखेगा। इलेक्शन कमीशन ज़राए का बताना है कि सूबों के आम इंतखाबात से मुतालिक अप्रैल का दूसरा हफ्ता मौसू है। ECP को दोनों असम्बलियों के इंतखाबात के लिए 30 अरब दरकार हैं, जिनमें से 5 अरब मिल चुके और मजीद 25 अरब के लिए खजाना डिवीजन को चिट्ठी लिखी जाएगी। ज़राए का बताना है कि इलेक्शन कमीशन को 2 सूबों के आम इंतखाबात के लिए 1,17,000 एहलकार दरकार होंगे, जिसके लिए वजारत दाखिला को एक और मरासला भेजकर हुज्जत तमाम की जाएगी। जबकि रिटर्निंग अफसरान और दीगर अमले के लिए लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा राब्ता करने पर भी गौर किया गया। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ कराची के मुस्ताफी MNAs की इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ फौरी समाअत की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ कराची के मुस्ताफी MNAs के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपको क्या इमरजेंसी है, क्यों आए हैं। PTI के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को है। हमारी दरखास्त
फौरी सुनी जाए। आपने 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की है, जब तक इलेक्शन हो जाएंगे बैलेट पेपर्स छप गए तो आवाम के करोड़ों रुपए जाया होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम दरख्वास्त को सुनकर फैसला करेंगे। आप जज्बाती माहौल क्यों बना रहे हैं? हम कानून के मुताबिक सुनकर फैसला कर देंगे। अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 7 मार्च के लिए दरख्वास्त की समाअत मुकर्रर कर दी। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अरकान कौमी असम्बली को गलत तौर पर डी नोटिफाई किया गया है और कानूनी तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफों की मंजूरी का प्रोसेस कानून के मुताबिक पूरा नहीं किया। इस्तीफा देने वाले अरकान से इनके इस्तीफों की तस्दीक नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने भी इस फैसले की रोशनी में MNS को डी नोटिफाई कर दिया। इस्तीफों की मंजूरी के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी और कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्तें दायर करने वालों में MNA अली जैदी, आफ्ताब जहांगीर, फहीम खान, अताउल्लाह असलम खान, नजीब हारून और आलमगीर खान शामिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि PTI MNAs वापस असेंबली जाना चाहते हैं। इन्हें ये बच्चों का खेल लगता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले में गवर्नर को इलेक्शन तारीख देने का पाबंद किया गया है। अगर गवर्नर फिर भी इंतखाबात की तारीख नहीं देंगे तो फिर अदालत से रुजू करेंगे। पेशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बरवक्त इंतखाबात से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस रूहुल अमीन खान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन और ये फैसला आज अदालत आलिया के सामने पेश हुआ। मुख्तलिफ जोहदों से उस पर बात हुई और आखिरकार अदालत ने ये होल्ड किया कि इस पिटीशन का मकसद पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इतलाक होना है, लिहाजा उसी की लाइट में जो है हम ये पिटीशन जो है वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वकील मौज़म भट्ट का कहना था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तहरीक इंसाफ की जीत है। असल में तो इलेक्शन कमीशन ने इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर रखी थी और उन्होंने खुद गवर्नर को कहा कि 15 से 17 अप्रैल तक जो है आप डेट मुकर्रर कर दो। इलेक्शन कमीशन वाज डूइंग इट्स वर्क। ये तो गवर्नर है जो नहीं कर रहा। अब प्रोप्राइटरी भी ये डिमांड करती है और इलेक्शन कमीशन भी अपनी जगह पे रेडी है। जस्टिस रूहुल अमीन ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले में गवर्नर को इलेक्शन की तारीख का पाबंद बनाया गया है। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अदनान शाहिद, सच न्यूज, पेशावर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में 120 रोज के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद करवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत की। DG लॉ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर कितना खर्चा आएगा। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए तक का खर्च आएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 15-20 करोड़ तो कुछ नहीं, फिर तो इलेक्शन करवाएं। अगर मुस्तकबिल में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाना हो तो शेड्यूल से पहले करना होगा। अदालत ने हल्का बंदियों से मुताल्लिक दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत करते हुए यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से रोक दिया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। 23 जनवरी 2023 को मुल्क गिर पावर ब्रेकडाउन का मामला विफाकी काबीना को तफसीली रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट वजीर आजम की हिदायत पर कायम की गई 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने मुरतब की है। वजीर मुमलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में न सिर्फ उस वाक़े की बुनियादी वजूहात बयान की गई हैं, बल्कि इस हवाले से जिम्मेदारान की निशानदही और आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए भी तजावीज़ दी गई हैं। इस मौके पर वजीर आजम का कहना था कि कौम मुंतज़िर है कि इस बड़े वाक़े के जिम्मेदारान को उनकी उस संगीन लापरवाही पर करार वाक़ई सजा दी जाए। उन्होंने हिदायत की कि पावर डिवीजन इस मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब अहलकारों के खिलाफ फौरन महकमाना कार्रवाई करे। वजीर आजम ने बिजली चोरी, लाइन लॉसेस को खत्म करने के हवाले से हिकमत अमली और बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के हवाले से एक खसूसी काबीना कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत की। हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार IMF के मुतालबे पर बिजली के सरचार्ज में इजाफा कर दिया। बिजली सार्फिन पर सालाना 335 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। ECC ने भी मंजूरी दे दी।
قرضوں کے لیے کشکول پھیلائے حکومت کی IMF کی تابعداری، عوام پر ہر گزرنے والا دن پڑھنے لگا بھاری۔ IMF کی ایک اور شرط پر حکومت نے یس باس کہہ دیا، حکومت پھر قرضوں کی وصولی کا تاوان عوام سے ادا کرنے کے در پر ہوگی۔ عوام کو بجلی کا بڑا جھٹکا لگا دیا، حکومت نے IMF کے کہنے پر بجلی صارفین پر سالانہ 335 ارب روپے سرچارج وصولی کا فیصلہ کر لیا۔ ECC نے منظوری بھی دے دی۔ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں کیا ادائیگی کے لیے بجلی کے صارفین سے 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ سرچارج وصول کیا جائے گا۔ حکومت کے ذمہ واجبات کی ادائیگی تک سرچارج لاگو رہے گا۔ اس سرچارج کی زد میں کہ الیکٹرک صارفین بھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور بات کریں شہر قائد کراچی کی تو روشنیوں کے شہر میں اب لوگوں کے 14 طبق روشن ہو گئے کیونکہ حکومت نے کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ روشنیوں کے شہر کے بتیاں تو موسم گرما میں گل ہی رہتی ہیں، مگر کبھی کی الیکٹرک تو کبھی حکومت کراچی کے باسیوں کے 14 طبق ضرور روشن رکھتی ہے۔ اب کی بار حکومت نے نیا بوجھ ان کے ناتواں کندھوں پر لاد دیا کہ الیکٹرک کی نایاب بجلی اب مہنگی بھی ملے گی۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا، دستاویز کے مطابق صارفین کے لیے یکساں ٹیرف کا اطلاق کیا جائے گا۔ یکساں ٹیرف کے نفاذ سے کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 3.21 روپے فی یونٹ مہنگی ہوگی کہ الیکٹرک کے 100 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی 1.4 روپے فی یونٹ اور 700 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی 3.2 روپے فی یونٹ مہنگی ہوگی، جبکہ کے الیکٹرک کے عارضی رہائشی صارفین کے لیے بجلی 4.45 اور صنعتی صارفین کے لیے 4.45 روپے فی یونٹ مہنگی ہوگی۔ سونے پہ سہاگا کے الیکٹرک صارفین کے لیے سہمائی بنیادوں پر بھی بجلی کے ریٹ 1.55 روپے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب کراچی کے باسی کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بجلی صارفین پر اضافی سرچارج لگانے کی درخواست پر سماعت کے دوران چیئرمین نیپرا نے تحفظات اٹھا دیے۔ وسیع فاروقی نے استفسار کیا کہ اتھارٹی اضافے کی درخواست مسترد کر سکتی ہے۔ نیپرا میں بجلی صارفین پر اضافی سرچارج لگانے کی درخواست پر سماعت چیئرمین نیپرا توصیف فاروقی نے کی۔ حکام نیپرا نے کہا کہ بجلی فی یونٹ 3 روپے 82 پیسے سرچارج کی درخواست کی گئی ہے۔ بجلی پر 43 پیسے پہلے ہی سرچارج وصول کیے جا رہے ہیں۔ بجلی فی یونٹ پر 3 روپے 39 پیسے مزید سرچارج کی درخواست کی گئی ہے۔ اگر ہم نے صرف منظور کر کے دینا ہے تو ہمارے بہت سے تحفظات ہیں۔ کراچی میں مہنگائی کا راج ہے برقرار۔ فلاور ملز مالکان کی جانب سے ہڑتال کے اعلان کے بعد کہیں آٹا ناپید تو کہیں آٹا من مانی قیمتوں پر فروخت ہو رہا ہے، جس سے عوام اذیت میں مبتلا ہے۔ کرن فاطمہ کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں مہنگائی عوام کی دہائی۔ شہر قائد میں فلور ملز مالکان کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ ملز مالکان کی جانب سے ہڑتال کے اعلان کے بعد شہر میں دکانوں پر آٹا ناپید ہو گیا۔ آٹے کی فراہمی بند ہوئی تو خریدار کو 2 وقت کی روٹی کی فکر ستانے لگی، جبکہ دکان کے مالک کو کاروبار چلانے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب آٹا مارکیٹوں سے ہی غائب ہو گیا ہے۔ آٹا ابھی ایزی نہیں مل رہا، 2 دن سے آٹے کی شارٹیج ہے اور آٹا نہیں مل رہا ہے تو مہنگا مل رہا ہے۔ آٹا ابھی 140 مل رہا ہے اور یہ 120 115 کا آٹا تھا۔ آٹے کا ایشو ہو گیا، آٹے کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے، آٹا مل رہا نہیں ہے اور جن کے پاس ہے انہوں نے ڈبل قیمت کی ہوئی ہے۔ حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو دیکھے۔ میں جب لینے آتے ہیں تو ان کے ہر وقت ریٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ریٹ ایسا نہیں ہے کوئی کم ہو، یہ تو کوئی امید ہی نہیں ہوتی تھی۔ آٹا تو اب تو مل بھی نہیں رہا، دکانوں پہ بھی مل رہا۔ یہ تو ہوتا رہے گا، یہی ہوتا رہے گا جب تک عوام نہیں نکلے گی باہر۔ اشیاء خوردروش کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی، لہٰذا حکومت عوام کے بنیادی مسائل کو زیر غور لائے۔ کیمرامین شہروز خان کے ساتھ کرن فاطمہ، سچ ٹی وی، کراچی۔ اور اسلام آباد کی عدالت نے اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کیس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کے جسمانی ریمانڈ پر نظر ثانی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انہیں باعزت بری کر کے فوری طور پر رہائی کا حکم دے دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپیرا نے سماعت کرتے ہوئے امجد شعیب کو کیس سے ڈسچارج کیا۔ سماعت کے دوران امجد شعیب کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ دفعہ 505 کے تحت یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں، سارا رونا دھونا الیکشن کروانے سے متعلق تھا، اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، الیکشن کروائے جائیں، اگر فیصلہ پہلے ہو جاتا تو ایسا پروگرام ہوتا ہی نہیں۔ پروسیکیوٹر نے امجد شعیب کو ڈسچارج کرنے کی مخالفت کی۔ عدالت نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا
दिया कि मान लेते हैं कि अमजद शुएब का रोल है, लेकिन 6 दिन रखने की क्या जरूरत है। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मुलजिम का फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना था और तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश करनी थी। अदालत ने कहा कुछ मामलात में जुडिशल मजिस्ट्रेट के इख्तियार ज्यादा है, जो सबसे छोटी अदालत है। आप नादरा क्यों नहीं लेके जाते कि ये अमजद शुएब है या नहीं? आप कह रहे हैं कि अमजद शुएब को मुहतात रह के बात करनी चाहिए थी। आपके मुताबिक लोग अमजद शुएब की बात सुनते हैं और अमल करते हैं। जारी फैसले में कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के 3 रोजा जिस्मानी रिमांड का 27 फरवरी को दिया गया फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इल्जाम साबित करने के लिए कोई मुसद्दिका सबूत मौजूद नहीं जो रिमांड के लिए काफी हो। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फंडिंग केस में डीजी लॉ से मुकालमा करते हुए कहा है कि जब केसेस जेर समाअत हैं तो फिर खत्म करें, क्यों लटका रहे हैं? इन केसेस को निपटाएं, मगर ऐसा न हो मजीद 2 साल लगाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की दीगर सियासी जमातों के खिलाफ फंडिंग केसेस जल्द निपटाने की दरखास्त हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से अनवर मंसूर, इलेक्शन कमीशन की जानिब से डीजी लॉ, इलेक्शन कमीशन अरशद खान अदालत में पेश हुए। पीटीआई वकील ने अनवर मंसूर से कहा इलेक्शन कमीशन के जवाब पर तहरीरी एतराज जमा करा दिया। डीजी लॉ ने कहा कि पिछले 1 हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ था, एतराज पढ़ा नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा आप बड़ी अदालतों में जाते हैं, छोटी अदालतों में कहां आएंगे? अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप समझते हैं दीगर सियासी जमातों के पार्टी फंडिंग केसेस जेरे अल्तवा है? डीजी लॉ ने कहा कि जी दीगर सियासी जमातों के पार्टी फंडिंग से मुतल्लिक केसेस जेरे समाअत है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जब केसेस जेरे समाअत है तो फिर क्यों खत्म करें, क्यों लटका रहे हैं? इन केसेस को निपटाएं, मगर ऐसा न हो कि मजीद 2 साल लगाएं। अदालत ने केस की समाअत 20 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरखास्त नाकाबिले समाअत होने पर खारिज की। तफसीलात नबील नकवी की रिपोर्ट में। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को अदालत से रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत होने पर खारिज कर दी। 3 सफाती फैसले में अदालत ने मौका अपनाया कि दरख्वास्त गुजार ने फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो तहत कोई ठोस वजूहात भी पेश नहीं कर सका, जबकि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक भी नहीं है। दायर दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया कि राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज इलाही और सदर सुप्रीम कोर्ट बार की ऑडियो लीक करके अदालत को स्कैंडलाइज किया। अदालत से इस्तदा की गई कि गैर आईनी इकदाम और अदलिया को स्कैंडलाइज करने पर राना सनाउल्लाह पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत की जानिब से दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। खबरें और शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जालसाजी रोकने और 11 यूसीज पर इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। बोले इलेक्शन का अमल बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ था, इलेक्शन के बाद से तमाम अमल रुका हुआ है, मर्दमशुमारी का सिस्टम भी बैठ गया है। 11 यूसीओं का जिमनी इंतखाब अनाउंस करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं शेड्यूल दिया जा रहा? किसके कहने पर नहीं दिया जा रहा? मामला क्या जरदारी साहब तक है या कोई और भी है? बताएं हमें। आप में हिम्मत नहीं है तो हम बात करेंगे। पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाएगा ये इदारा कि ये हुकूमत का हिस्सा बनकर जो है बल्दियाती इलेक्शन को डिले कर रहा है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो अनाउंस करें, वरना इस पूरे रद्द अमल को सहने का हौसला सीखें। ये कोई और पार्टियां नहीं है जिनके जाती मसले हों, धांधली के जरिए हमारी सीटों पर कब्जा किया गया है। ऐसे तो नहीं चलेगा, इंसाफ देना पड़ेगा, अदल करना पड़ेगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि मेयरशिप कोई केक नहीं है जो तश्तरी में रखकर जमात इस्लामी को पेश किया जाए। जमात इस्लामी जमहूरी सोच अपनाए, धौंस धमकी का जमाना गुजर चुका है। जमात इस्लामी का कराची में MNA और न MPA मुंतखब हुआ। जमात इस्लामी सिर्फ आमिरों के जमाने में मेयरशिप पर काबिज हुई। दोबारा गिनती से जमात इस्लामी का घबराना ही सवालात उठा रहा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची की आबादी किसी भी तरह से 4.25 करोड़ से कम नहीं। कराची में 16,000 ब्लॉक्स बने, हम उन्हें मुस्तरद करते हैं। कराची में कम से कम 25,000 ब्लॉक्स बनने चाहिए। कराची में रहने वाला जो यहाँ खाता है, कमाता है, उसका शुमार भी कराची में ही होना चाहिए। 1 मार्च से यानी गुज़िश्ता रोज मर्दमशुमारी के असल और दूसरे मरहले का आगाज हो गया, जो कि फील्ड पर और ग्राउंड पर लोगों के घरों को भी गिना जाएगा और घरों में रहने वाले अफराद को भी गिना जाएगा। और ये सिलसिला कल
شروع ہوا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو پوری پاکستانی قوم اور پاکستان کے عوام اور ایک ایک شہری کو آگاہی دینی چاہیے, اویئرنیس, مردم شماری کی اہمیت سے انہیں آگاہ کرنا چاہیے, اس کے کیا مرحلے ہیں اور کس طرح ایک ایک شہری کو, ایک گھر کو گنا جائے گا. لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پورے ملک میں بھی نہ اس طرح سیاسی جماعتوں کی دلچسپی نظر آ رہی ہے. نیوز کے اس بلیٹن سے اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے SachTV.pk اور رہیے سچ کے ساتھ.